हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का 4th टॉपिक, जो कि है मगध का उत्कर्ष। इसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के किसमें? अगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है। क्लियर? तो वो कौन सा है? वो है मगध साम्राज्य। ओके, मगध साम्राज्य में यहाँ पे साइड में नेट्रिक लिखे है हसीन, यानी कि हर्यक वंश सबसे पहले आया। स से आपका शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। हर्यक वंश की जो टाइमिंग थी वो थी 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। उनके बाद आए अजातशत्रु, उनके बाद उदयन, और लास्ट में आए नागदासक। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया गया था। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, और इनका उपनाम जो आता है वो श्रोणिक या फिर श्रोणियने कहा जाता है। इनकी राजधानी अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? वहां पे राजधानी थी गिरिव्रज। अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने राजगद्दी को प्राप्त किया, और इनका उपनाम था कोणिक। बौद्ध धर्म का अनुयायी भी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट वन आते हैं उदयन, हर्यक वंश का अंतिम महान शासक। कौन था उदयन? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उदयन को जाता है। नागदासक, अंतिम महान शासक या अंतिम शासक जो पूछे जाए, देखिए अंतिम महान शासक उदयन आएंगे और अंतिम शासक पूछे जाए तो नागदासक आएंगे। नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी शिशुनाग के द्वारा। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली। और इसके अंतिम राजा कौन थे शिशुनाग वंश के? तो ये थे नंदीवर्धन। अंतिम वंश हमारे आते हैं नंद वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। धनानंद अंतिम शासक आते हैं नंद वंश के। और ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा है किसे? धनानंद को। फिर ये क्या हुआ? इन्हीं के समय में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ये बीच में एक पॉइंट आता है, अदरवाइज इसके बाद डायरेक्ट हमारा आएगा मौर्य साम्राज्य। तो हम उससे पहले क्या पढ़ेंगे? सिकंदर का भारत पर आक्रमण। चलिए, तो सिकंदर कौन था? मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। एरिस्टोटल अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर और पोरस के बीच जो है वितस्ता या झेलम का युद्ध किया। इनके अलग अलग नाम थे। पोरस का युद्ध भी कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और हाइडेस्पिसिस का युद्ध भी इसे कहा जाता है। 326 में जो है इसने भारत पर आक्रमण किया। 33 वर्ष की आयु में 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। समुद्री मार्ग से जाने के लिए सैनिकों ने इनकार कर दिया। उसके बाद जो है इन्हें बाय एयर जाना पड़ा, और बेबीलोन से आते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। और प्रभाव क्या पड़े इसके आक्रमण के? भारतीय व रोमन संस्कृतियों से मिलन से गांधार में विद्वानों का समागम हुआ, और भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। किसके बाद? सिकंदर के भारत आक्रमण पर। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की टाइमिंग थी 321 से 184 ईसा पूर्व। तो मैंने बताया आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी इन्होंने। अंतिम महान शासक था नंदवंश का, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी में ईसा पूर्व सेल्यूकस को हराया। सैंड्रोकोटस, और इन्हें एंड्रोकोटस भी कहा गया है, अन्य नाम दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेल्यूकस ने क्या किया? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इंडिका पुस्तक की रचना की। प्रथम जैन संगति भी इनके समय में हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगति। वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली, और इन्होंने अपना अंतिम समय कहां बिताया? श्रवण बेलगोला में। 297 ईसा पूर्व इन्होंने उपवास रखा। इस उपवास को संथारा कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो। ये उसके द्वारा अपने इस शरीर का त्याग करते हैं। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता था। तो अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार की जो टाइमिंग है वो रही है 297 से 273 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो पहले में इन्होंने सुसीम को भेजा और दूसरे में अशोक को। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? बिंदुसार। और इनकी मृत्यु कब हुई? 273 ईस्वी के लगभग, ईसा पूर्व के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट वन आते हैं अशोक। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा है। 273 में इन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु
4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण इनका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। इससे पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। कश्मीर का खितान भी इन्हें कहा जाता है। फिर कलिंग में जो युद्ध हुआ उसमें हुई रक्तपात की नीति से दुखी होकर क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म 261 में स्वीकार कर लिया। फिर मैंने ऊपर लिखा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कलिंग के युद्ध का वर्णन 261 ईसा पूर्व में, इसका वर्णन कहां मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट आता है, अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और ये जो अभिलेख थे, सर्वाधिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में, साइड में लिखा है मैंने, प्राकृत भाषा में, और अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में अंकित किए गए हैं। 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। अशोक के अभिलेखों में इन्हें देवनाम प्रिय भी कहा गया है। देवनाम प्रिय अन्य नाम आता है अशोक का। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की। अशोक के बाद कुणाल राजगद्दी पर बैठा। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ। पतन के कारण क्या थे, तो देखिए ब्राह्मणों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अशोक की अहिंसकवादी नीति, वित्तीय संकट, इसी तरीके के कई कारण थे जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण रहे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए मगध के उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य से। होपफुली आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।